सेक्शन नंबर 16 स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट। देखिए सेक्शन नंबर 14 देखा, 11, 12, 10 ये सब हम देख के आए हैं। अब सेक्शन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं कि when establishment is newly set up, the employees of such an establishment shall be entitled to paid bonus in accordance with the provision of subsection 1A, 1B and 1C discussed below। देखिए अंडरलाइन कर दीजिए, ये टॉपिक जो है वो किस चीज के लिए है, तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूली सेटअप, एस्टैब्लिशमेंट न्यूली सेटअप। तो इनके लिए जो बोनस का जो प्रोविजन है उसके लिए सब सेक्शन 1A, 1B एंड 1C इन्होंने दिया है। सो डिस्कस बिलो, इट मे बी नोटेड दैट एन एस्टैब्लिशमेंट शैल नॉट डीम्ड टू बी न्यूली सेटअप merely बाय रीजन ऑफ चेंज इन इट्स लोकेशन, मैनेजमेंट एंड नेम एंड ओनरशिप। अब यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन आपके पास है कि अगर मान लीजिए कि हमने हमारा लोकेशन चेंज किया, किसी एरिया में से एस्टैब्लिशमेंट हटा के हमने किसी और एरिया में रख दिया, so that does not amount to newly set up establishment। वैसे ही शायद हमने मान लीजिए कि अपना जो नाम है वो नाम चेंज कर दिया, तो वो भी न्यू सेटअप एस्टैब्लिशमेंट नहीं कही जाएगी। मैनेजमेंट में अगर हमने कोई चेंज करवाए तो वो मैनेजमेंट का चेंज, यानी कि हमने शायद मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, अमालगमेशन या मर्जर ऐसा कुछ कर दिया, तो वहां पे न्यूली सेटअप एस्टैब्लिशमेंट कंसीडर नहीं होगी। इसका मतलब सेक्शन नंबर 16 के बेनिफिट या फिर सब सेक्शन 1A, 1B, 1C हमें एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। अब आगे देखिए, according to this subsection the liability for paying bonus is in a newly set up establishment has to be judged with reference to the different accounting years। तो यहाँ पे बोनस की लायबिलिटी जो है वो डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स के हिसाब से और उसके रिजल्ट के हिसाब से कंसीडर की जाएगी, जिसमें आपको बताया है फर्स्ट 5 अकाउंटिंग ईयर्स, यानी जब न्यूली सेटअप एस्टैब्लिशमेंट अपना बिजनेस या ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्टअप करता है तो पहले 5 साल के लिए उसका कैलकुलेशन जो है वो बोनस का सेक्शन नंबर यानी सब सेक्शन नंबर 1A के हिसाब से चलेगा। तो 1A में और डिटेल में क्या बताया देखिए, first 5 accounting years following the accounting year in which employer sells the goods produced or manufactured by him or renders services as the case may be for such establishment from such establishment। Section 16 1A। So bonus shall be payable only in respect of accounting year in which employer derives profit from such establishment for calculation of bonus the provision of the act, but not section number 15 shall apply in relation to that year। section number 15 देखिए सेट ऑन और सेट ऑफ के लिए था, हमने लास्ट लेक्चर में वही देखा था। तो सेट ऑन और सेट ऑफ का जो बेनिफिट है वो न्यूली सेटअप एस्टैब्लिशमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि उनको पहले 5 सालों के लिए ये छूट दी जाती है कि इफ यू हैव प्रॉफिट then only you are liable to pay bonus and if you don't have profit you are not liable to pay bonus, right। अब आगे देखिए, it may be noted that an employer shall not be deemed to have derived profit in any accounting year unless, देखिए deemed to have profit अंडरलाइन कर दीजिए, deemed to have। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते जाते हैं सेक्शन नंबर 16 हमारे पास है, जिसमें न्यू बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट की बात करिए। तो न्यू बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे पहला हमारे पास है सब सेक्शन नंबर यानी कि सेक्शन 16 1A हमारे पास, जिसमें आपको पॉइंट क्या बताया है कि फॉर फर्स्ट 5 years if there is profit then only liability to pay bonus will arise, right। तो सबसे पहली बात यहां पे ये थी कि लायबिलिटी कब आएगी, जब प्रॉफिट आएगा तब। और उसके साथ आगे देखिए, उसके साथ आगे आपको क्या होता है, इट मे बी नोटेड दैट द एम्प्लॉयर shall not be deemed to have derived profit in any accounting year unless he has made provision of that year's depreciation to which he is entitled under Income Tax Act or as the case may be under Agriculture Income Tax Law।
सबसे पहली बात यहां पे वर्ड यूज किया है अनलेस, आपको वर्ड यूज किया गया है अनलेस। इसका मतलब यह है कि आप तब तक बोनस के लिए लायबल नहीं हो जब तक आपने इन चीजों का प्रोविजन ना किया हो। और इन चीजों के प्रोविजन में सबसे पहली बात आपके पास आती है, वो क्या है? तो प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एग्रीकल्चर टैक्स एक्ट। तो बोनस एक्ट ये बताता है कि पहले 5 सालों के लिए अगर आपको बोनस के लिए लायबल होना है तो आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट तब तक आपका प्रॉफिट नहीं कंसीडर होगा जब तक आपने क्या नहीं किया है, आपने प्रोविजन नहीं किया है डेप्रिसिएशन का। उस पर्टिकुलर साल के डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करने के बाद ही जो प्रॉफिट बचेगा वो आपके लिए प्रॉफिट कंसीडर होगा, एस्टैब्लिशमेंट का प्रॉफिट, अदरवाइज नॉट। तो अनलेस के ऊपर राउंड कर दीजिएगा, बाकी सारी जो चीजें उसका सेंस आपका इफ डैश नॉट के हिसाब से चलेगा, राइट? तो तब तक वो प्रॉफिट नहीं माना जाएगा जब तक आपने प्रोविजन नहीं किया है। इसका मतलब जब आप प्रोविजन कर दोगे, बाद में अगर प्रॉफिट बचता है, सो देन इट इज प्रॉफिट एंड यू आर लायबल टू पे बोनस, अगर प्रॉफिट है तो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखिए, उसमें बी में बताया है आपको कि the arrears of such depreciation and loss incurred by him in respect of establishment for the previous accounting years have been fully set off against his profit. Arrears of depreciation देखिए, second one, arrears of depreciation in respect of प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। यानी कि कई बार ये होता है कि हमें सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का पॉइंट रहता है। तो जब अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का पॉइंट रहता है तो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर सब्सीक्वेंट ईयर्स के लिए उसे कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। तो इन द सेम मैनर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि पहले साल में कुछ ऐसा होता है कि आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बनता है 4 लाख रुपए और आपका डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो बनता है वो है 5.5 लाख रुपए। तो अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन के अंदर तो आपको 1.5 लाख का लॉस आएगा। सो इट्स फार बेटर टू ट्रीट इट एज व्हाट अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसके लिए इंडिफाइनाइट पीरियड का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर बिजनेस लॉस मान लिया तो 8 साल, तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स आप क्या करोगे, उसे अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के तौर पे ट्रीट करोगे। इसका मतलब ये कि सब्सीक्वेंट ईयर में जब कभी भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के सामने आप उस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ कर सकते हो। तो पहले साल में अगर लॉस आता है जो कि डेप्रिसिएशन के रिगार्ड्स में है तो उस डेप्रिसिएशन को हमें एज ए डेप्रिसिएशन लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है और सब्सीक्वेंट ईयर में सबसे पहले उसे सेट ऑफ करना है। यानी कि मान लीजिए सेकंड ईयर का प्रॉफिट बनता है 8 लाख रुपए, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 8 लाख है। अब उस साल का डेप्रिसिएशन मैंने एडजस्ट कर दिया 5 लाख रुपए, जो पहले 5.5 था, WDV के हिसाब से 5 लाख बनता है, एज्यूम कर लेते हैं। तो 8 लाख में से 5 लाख एडजस्ट करने के बाद बचते हैं 3 लाख रुपए और उसमें अब भी मैं पहले साल का जो 1.5 लाख का डेफिशिएंसी था वो एडजस्ट करूंगा तो बाद में बचेंगे 1.5 लाख रुपए। देन एस्टैब्लिशमेंट इज एलिजिबल और लायबल टू पे व्हाट, बोनस, अदरवाइज नॉट। तो ये एडजस्टमेंट आपको डेप्रिसिएशन के करने ही होंगे। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल एज पर सेक्शन 16(1)(a), यानी कि पहले 5 साल की बात है, पहले 5 साल। नेक्स्ट देखिए सेकंड वन, इन द 6th and 7th अकाउंटिंग ईयर, यानी छठे और 7वें साल की बात है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 shall apply subject to the following modifications namely। तो ये फर्स्ट 5 ईयर के लिए था। अब फर्स्ट 5 ईयर खत्म होने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर खत्म होने के बाद हमारे पास जो सेक्शन अवेलेबल है वो है सेक्शन 16(1)(b)। इसमें ये बताया है कि फॉर 6th and 7th ईयर, 6th and 7th ईयर, तो वहां पे सेक्शन नंबर 15
that is set off and set on will be applicable. ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जानी है, बट विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन. तो मॉडिफिकेशन आपको नीचे बताया, देखिए मॉडिफिकेशन में आपको बताया है इन द 6th अकाउंटिंग ईयर सेट ऑन और सेट ऑफ एज द केस में बी shall be made in a manner illustrated in the 4th schedule taking into account excess or deficiency of the allocable surplus set on or set off in respect of 5th and 6th accounting year. ये देखिए यहां पे आपकी एप्लीकेबिलिटी जो है सेक्शन नंबर 15 की, उसका मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से है. इन 6th year set on or set off in respect of 5th and 6th accounting year. आपको 5वें साल की जो सेट ऑन और सेट ऑफ होगी वो 6th में एडजस्ट करनी होगी बिफोर कंसीडरिंग सेक्शन नंबर 10 या 11. सेक्शन 15 हमने देखा था फ्रेंड्स, 10 या 11 तो दोनों पैरेलली हमने देखे थे कि जब मिनिमम की बात करेंगे तो 10 की बात करनी है और जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो 11 की बात करनी है, राइट. तो ये दोनों साल जो है यानी कि 5वें साल की जो कोई भी डेफिशिएंसी या कोई एक्सेस अमाउंट होगी उसे आपको 6th ईयर में एडजस्ट करना है और 6th का कैरी फॉरवर्ड करना है 7th के अंदर, राइट. अब आगे देखिए, और आपको बताया है कि फॉर द 7th अकाउंटिंग ईयर सेम प्रिंसिपल इज टू बी फॉलोड बट द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ द अलोकेबल सरप्लस सेट ऑन और सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ 5th, 6th एंड 7th अकाउंटिंग ईयर हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. और अगले साल भी क्या करना है, तो आपको अगले साल इन 6th ईयर सेट ऑन और सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ 5th, 6th and 7th अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से ही कंसीडर करना है, राइट. तो ये लिमिटेशन या मॉडिफिकेशन था सेक्शन नंबर 15 के अंदर एज इट इज रिगार्ड्स टू व्हाट हमारा सेक्शन नंबर 16(1)(b). यानी कि छठे और 7वें साल के लिए आपको अगर छठे साल की बात करी तो 5वें साल और छठे साल के ही सेट ऑन सेट ऑफ को आपको कंसीडर करना है और 7वें साल में 7th अकाउंटिंग ईयर में 5वें, छठे और 7वें साल का सेट ऑन सेट ऑफ आपको कंसीडर करना है. नॉर्मली क्या होता था, सेट ऑन सेट ऑफ के लिए आपको 5 साल दिए जाते थे और 5 अकाउंटिंग ईयर दिए जाते थे, राइट. तो 5 साल यहां पे अलॉट नहीं होते हैं क्योंकि होगा क्या, अगर आपने मान लीजिए सबसे पहले साल में लॉस किया है और फिर भी मिनिमम बोनस आपने पे किया तो वहां तो कंडीशन ही नहीं बनती. क्यों कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि पहले 5 अकाउंटिंग ईयर के लिए उनको छूट दी गई है न्यूली सेटअप एस्टेब्लिशमेंट को कि आप अगर प्रॉफिट करते हो देन यू आर लायबल टू पे बोनस, अदरवाइज यू आर नॉट लायबल टू पे बोनस. तो बोनस देने की आवश्यकता है ही नहीं, तो सेट ऑन सेट ऑफ का तो सवाल ही नहीं उठता. तो 5th ईयर से आपको कंसीडर करना है कि वेदर यू हैव सरप्लस और डेफिशिएंसी, और अगर जो कोई भी सरप्लस या डेफिशिएंसी हो तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए 6th में. अब 6th में भी अगर कोई सेट ऑफ या सेट ऑन का बेनिफिट हो तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या 7th में, राइट. तो यहां पे मैं फिर से वो लाइन रिपीट कर रहा हूं, देखिए वही पॉइंट नंबर 2 की. In respect of 6th accounting year, in respect of 6th and 7th accounting year, provision of 15 shall apply subject to the following modification, namely, first, for the 6th accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made in a manner illustrated in the 4th schedule, taking into account the excess or deficiency of allocable surplus, set on or set off in respect of 5th or 6th accounting year, 5th or 6th accounting year, right? और उसके बाद आपको फिर से बताया कि 7th ईयर के लिए आपको फिर से वही देखना है कि आपको जो अलोकेबल सरप्लस का डेफिशिएंसी या फिर मान लीजिए उसका कोई सरप्लस है तो वो भी 5th, 6th और 7th के हिसाब से कंसीडर करना होगा, राइट. नेक्स्ट देखिए, from 8th accounting year following the accounting year in which employer sells the goods or manufactured by him or rendered services
as the case may be, from such establishment the provision of 15 shall apply in relation to such establishment as they apply in relation to any other establishment. ये है आपका सेक्शन नंबर 16 1C, जिसमें आपको ये बताया है कि 8th अकाउंटिंग ईयर ऑनवर्ड्स from 8th accounting year and for subsequent accounting year, राइट 8वें साल के लिए और उसके बाद सभी सालों के लिए आपका इजी फंडा बन जाता है कि सेक्शन नंबर 15 will be applicable as applicable to other establishment यानी अब आप न्यूली सेटअप एस्टैब्लिशमेंट नहीं रहे हो, 7 साल के बाद आप न्यूली सेटअप कैसे माने जाते हो, राइट? तो 7 साल तक आपको न्यूली सेटअप की तरह से कुछ हल्के फुल्के बेनिफिट मिलते हैं। पहले 5 साल अच्छा बेनिफिट है, छठे और 7वें साल में आपका सेक्शन 15 का मॉडिफाइड वर्जन आपको एप्लीकेबल होगा, जिसमें सेट ऑन सेट ऑफ 5, 6 और 7 ईयर के लिए मिलेगा। 8 ईयर से आगे आप एक नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट हो जो कि न्यूली सेटअप के सारे बेनिफिट जो आपको मिलते थे, इसका मतलब है कि 7 साल तक मिलेगी और उसके बाद आप एक रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट की तरह अपना काम कर सकते हो। ओके, तो ऑल प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन नंबर 15 were applicable to the newly set up establishment from its 8th accounting year, right? आगे देखिए, for the purpose of subsection 1A, 1B, 1C, sale of the goods produced or manufactured during the course of trial running of any factory or for prospecting stage of any mine or any oil field shall not be taken into consideration where any question arises with regard to such production or manufacture. The decision of the appropriate government made after giving a parties reasonable opportunity of being heard or representing the case shall be final and shall not be called in a question by any court or authority. देखिए, ये बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया आपको कि आपने जब कोई माइन वगैरह का एस्टैब्लिशमेंट का सेटअप किया है तो उस टाइम पे आपने जो ट्रायल रन लिए हैं, ट्रायल रन, तो उन ट्रायल रन के लिए आप जो प्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो उसे आपको इस पर्टिकुलर ईयर की कंसिडरेशन में नहीं लेना है, राइट? वो ट्रायल रन अगर मान लीजिए कि 2001 में आपने निकाला बट एक्चुअल जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन था वो 2002 से शुरू किया, तो यहां पे मैटर डिस्प्यूट की हो जाती है कि 2001 को आप फर्स्ट ईयर गिने या 2002 को। तो अगर यहां पे हमें डिसीजन लेना है तो एज अ लेमैन आप अगर सेल्फ असेस करोगे तो आपका 2001 का प्रोडक्शन आपको नहीं लेना है क्योंकि वो ट्रायल रन था। बट अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी फिक्स करने का डिपार्टमेंट ने चांस लिया तो वहां पे आपको कहां जाना है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाना है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास से एक ऑर्डर लेना है कि वेदर वी शुड कंसिडर दैट ट्रायल रन एज फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर और नॉट। तो वहां पे जो कोई भी जजमेंट अपना रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के पास से आएगा, यानी कि जो आपको बताया है कहा गया, हाँ, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास से जो भी डिसीजन आएगा उस गवर्नमेंट को उस ऑर्डर को हमें फाइनल कंसिडर करना है। इसका मतलब ये कि इसके अगेंस्ट में कोई भी अपील आप किसी भी कोर्ट में या कोई अदर अथॉरिटी के सामने नहीं कर सकते। जो भी डिसीजन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेगा वो फाइनल होगा, उसके सामने अपील फाइल नहीं की जा सकती है, राइट? तो उस ऑर्डर को देने से पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दोनों पार्टीज को एक चांस देगा अपने आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट? So this is all about section number 16. Now we had another topic that is section number 17. तो section number 17 के लिए तो section 17 में adjustment of customary और interim bonus against bonus payable under the act, section number 17. अब देखिए section 17 यह बताता है कि इंट्रीम बोनस, जैसे कि हमें एक बात याद करिए कि डिविडेंड के केसेस में शायद आपने लॉ में पढ़ा होगा कि डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड आपका मिलता है
अगर शायद कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया तो इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड इन दोनों को मिला के सारे प्रोविजन आपको कॉम्प्लाई करना है। इन द सेम मैनर अगर मान लीजिए कि आपको ईयर एंड बोनस दिया जाता है बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपको दिवाली बोनस भी मिला था, तो आपका दिवाली बोनस और जो ईयर एंड बोनस है इन दोनों को मिला के क्या लिमिट फिक्स करनी है या फिर ये दोनों अलग अलग है। इसके लिए सेक्शन नंबर 17 यहां पे फिक्स किया है। देखिए सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 1717, इसमें ये बताया कि इफ एनी इन एनी अकाउंटिंग ईयर एन एम्प्लॉयर हैज पेड एनी पूजा बोनस, देखिए नाम ऐसे बदल दिए जाते हैं कि पूजा बोनस और अदर कस्टमरी बोनस टू एनी एम्प्लॉय, then the former shall be entitled to deduct the amount of bonus so paid, underline कीजिए bonus so paid from the amount of bonus payable by him to the employee under this act in respect of that accounting year. The employee shall be entitled to receive only the balance. यानी कि जैसे हमें पता है कि बोनस जो है उस बोनस की लिमिट है 8.33% ऑफ व्हाट, ऑफ सैलरी एंड वेजेस, ये उसका लिमिट है, राइट। इसका आपने कोई अमाउंट कंप्यूट किया, फॉर एग्जांपल आपका अमाउंट बनता है कुछ 4,000 रुपए, 4,000 रुपए आपका बोनस का अमाउंट बनता है, बट एम्प्लॉयर ने दिवाली के टाइम पे दिवाली बोनस या पूजा बोनस दिया था, तो पूजा बोनस आपको दिया था 500 रुपीज, तो यहां पे आते हैं इसके 500 रुपीज। तो जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर यहां पे आपको कितना अमाउंट पे करेगा, तो 3,500 ओनली, यही आपको पे करना है, राइट। तो एम्प्लॉयर इज एलिजिबल टू गेट एडजस्टमेंट ऑफ द प्रीवियस बोनस बाय व्हाटएवर नेम इट हैड पेड। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, the employer can do so the same thing even in case where he has paid a part of bonus payable under this act to employee before the date on which the bonus becomes payable. मान लेते कि उसने ऐसा कोई दिवाली बोनस नहीं दिया था और उसने यही बताया था कि पार्ट ऑफ एनुअल बोनस या ईयर एंड बोनस, पार्ट ऑफ ईयर एंड बोनस आई एम पेइंग यू एट द टाइम ऑफ दिवाली, आपको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। मान लीजिए कि मोदी जी ने ये स्कीम डाल दी, 1,500 के नोट बंद कर दिए, तो उसी टाइम पे एम्प्लॉयर अच्छा बंदा था तो उसने बोला देखिए भाई आपकी दिवाली है, आपके त्योहार है, आपके घर शादी है, तो एक काम करता हूं मैं आपका पार्ट बोनस, हाफ बोनस आपको आज ही दे देता हूं, जिसके लिए आपके घर में दिक्कत ना हो, क्योंकि उसे भी मोदी जी के इस डिसीजन के लिए सम्मान था, तो उसने पे कर दिया। तो उसका एडजस्टमेंट भी वो ईयर एंड बोनस के लिए कर सकता है, राइट। किसी और नाम से बोनस दिया है या फिर जो बोनस की लायबिलिटी बनती है उसी के अगेंस्ट में पार्ट बोनस दिया है, तो बाकी का ही बैलेंस उसे पे करना है आपको फाइनल लायबिलिटी कंक्लूड करने के लिए, राइट। आगे देखिए सेक्शन 17, यहां पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 18, तो यहां पे सेक्शन नंबर 18 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 18, सेक्शन 18 क्या कहते हैं, ये बताता है कि डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट इन केस ऑफ मिसकंडक्ट, इन केस ऑफ व्हाट, मिसकंडक्ट। तो इन केस ऑफ मिसकंडक्ट फ्रॉम द बोनस पेएबल अंडर द एक्ट section 18 where in any accounting year an employee is found guilty of misconduct causing financial loss to the employer, then employer can lawfully deduct the amount of loss from the amount of bonus payable by him to the employee in respect of that accounting year only. In this case, employee shall get only the balance if there be any. If there be any. यानी लॉस ज्यादा है, बोनस कम है, तो उस साल बोनस नहीं दिया जाएगा। यहां पे आप एक चीज ध्यान से नोट कर दीजिए, कुछ लिखा है आपकी बुक में कि डिडक्ट द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम अमाउंट ऑफ बोनस पेएबल बाय हिम टू एम्प्लॉई, अंडरलाइन कीजिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट अकाउंटिंग ईयर ओनली, दैट अकाउंटिंग ईयर ओनली, यानी उसी साल के बोनस के सामने इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर के सामने आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब मान लीजिए कि आपके थ्रू उन्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ है कुछ 10,000 का, आपका बोनस बनता है 4,000 रुपए, तो वहां पे उसका एडजस्टमेंट करने के लिए 6,000 अभी भी अनएडजस्टेड रहेंगे, तो 6,000 का क्या नेक्स्ट ईयर के बोनस के सामने एडजस्टमेंट होगा? नो, नेवर।
देखिए मैं आपको ये बताता हूं कि एडजस्टमेंट ऑफ मिसकंडक्ट, एडजस्टमेंट ऑफ एनी अदर अमाउंट, तो यहां पे है सबसे पहली बात यहां होना क्या चाहिए, तो जो एम्प्लॉय है उसकी मिसकंडक्ट होनी चाहिए। तो मिसकंडक्ट ऑफ एम्प्लॉय, मिसकंडक्ट ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपके लिए जो है कि एम्प्लॉय गिल्टी होना चाहिए। देखिए सबसे पहले शुरुआत वही है कि वेयर इन एनी अकाउंट ईयर एम्प्लॉय इज फाउंड गिल्टी, तो एम्प्लॉय मस्ट फाउंड गिल्टी, तभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अगर एम्प्लॉय गिल्टी है ये साबित नहीं कर पाता है एम्प्लॉयर, तो ही कैन नॉट डिडक्ट बाय सेक्शन नंबर 18। साबित तो करो, अदालत सबूत मांगती है दोस्तों। तो यहां पे देखिए एम्प्लॉय मस्ट फाउंड गिल्टी, तो अगर एम्प्लॉय गिल्टी है तो एडजस्टमेंट ऑफ सच फिनेंशियल लॉस against bonus in that accounting year only, सिर्फ और सिर्फ उसी साल के अंदर आपको एडजस्टमेंट करना है, यानी कि आपको कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति नहीं है। अगर इन वर्ड्स को ध्यान से देखें तो ये बताया है आपको कि आपको सिर्फ उसी साल में एडजस्टमेंट करना है, इन दैट अकाउंटिंग ईयर ओनली, राइट। आगे देखिए, आगे आपके पास क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 19 है कि टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। So all the amounts payable to employee by way of bonus shall be paid by employer within a period of 8 months from the closing of the accounting year. But this period of 8 months may be extended up to maximum of 2 years by the appropriate government or by authority specified by appropriate government. And this extension is to be granted on the application of employer and only for sufficient reason. But where there is a dispute regarding the payment of bonus pending before the authority, the same must be paid within a month from the date on which award becomes enforceable or the settlement comes into operation in respect of dispute mentioned under section number 22। यानी सेक्शन नंबर 19 जो है आपके पास, सेक्शन नंबर 1990, जिसमें टाइम लिमिट बताई है, टाइम लिमिट, तो इसमें ये बताया है कि विद इन 8 months from end of अकाउंटिंग ईयर, जिस अकाउंटिंग ईयर का बोनस है उस अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने से 8 महीनों के अंदर ये पेमेंट हो जाना चाहिए। अब देखिए दूसरी बात आपको ये बताई है कि इट मे बी एक्सटेंडेड, up to 2 years on application by employer with reason। आपका रीजन वैलिड होना चाहिए और उस वैलिड रीजन के बेसिस पे आपने एप्लीकेशन की होनी चाहिए, तभी जाके आपको ये पर्टिकुलर बेनिफिट मिलेगा कि आपका पीरियड एक्सटेंड होकर कितने साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपको क्या बताया गया है कि इसके बाद आपको बताया है कि ये जो पीरियड है अब ये 2 महीने हो जाता है। देखिए कैसे, लास्ट पैराग्राफ में देखिए